आप एज एन इकोनॉमिस्ट और हुकूमत के इत्तेहादी होते हुए इस बजट को कैसे देख रहे हैं और बुनियादी एतराजात क्या हैं? साहब, पहले तो आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। मैं तो एक सियासतदान हूँ और पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मगर क्योंकि बिजनेस से मेरा ताल्लुक है और इकोनॉमी से मेरा ताल्लुक है तो इसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ और पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ पार्टी को। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बजट तो आपने जैसे कह दिया खुद ही कि ओवरऑल हर सेक्टर ने रिजेक्ट कर दी है। तो हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह इस बजट को सही किया जाए। कमेटी में भी आज यही डिस्कशन करते रहे हैं गवर्नमेंट से, दूसरे सेक्टर से, कि किस तरह इस बजट में बेहतरी लाई जाए। अब इशू ये है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर्स भी बहुत हैं और चैलेंजेस भी बहुत हैं गवर्नमेंट के लिए, तो उनको भी हमें रखना है, उनको करना है और जो लोगों की डिमांड्स हैं उनको भी देखना है। तो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे शायद हम बजट को बेहतर कर लें और गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो सर, इस पे जब हम हुकूमत से पूछ रहे हैं कल से लेकर अब तक कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, तो वो कहते हैं कि हम अब एतमाद में ले रहे हैं, अब उनकी तजावीज़ को शामिल कर रहे हैं और उनकी रिकमेंडेशंस को उसमें ऐड में कर लेंगे। तो एक तो ये बताइएगा कि मोटी मोटी तजावीज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या है जो आप जरूर चाहेंगे कि बजट में शामिल होनी चाहिए, और इस बात का कितना इम्कान है कि हुकूमत आपकी तमाम तजावीज़ को मान भी लेगी? देखिए, हर दफा तो हुकूमत हर तजावीज़ को नहीं मानती, मगर पिछली दफा भी अगर हमने 80 रिकमेंडेशंस दी थी तो उसमें से काफ़ी सारी एक्सेप्ट हो गई, 60 तक के करीब एक्सेप्ट हो गई थी, कुछ 100% एक्सेप्ट हो गई, कुछ पार्शली एक्सेप्ट हो गई, 50% एक्सेप्ट हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें एक बीच का रास्ता निकालना है। बजट तो पास होना है, बजट अगर पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी, तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना है कि गवर्नमेंट भी आगे बढ़ सके, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी, आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ात भी एड्रेस हो जाए। कोशिश करेंगे बजट जो है एक बेहतर शेप में आ जाए और पास हो। सही है सलीम अनवर साहब, आप सैलरीड क्लास के हवाले से कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा दबाव उसके ऊपर आया है और स्लैब्स चेंज किए गए हैं। 3,33,000 माहाना तनख्वाह वाले पर 35% टैक्स जो है वो अब इम्प्लीमेंट होगा। यानी 35% का मतलब है कि अगर कोई 3.25 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है तो वो 1.25 लाख रुपए के करीब तो उसकी टैक्स में चली जाएगी और कोई 2 लाख और कुछ रुपए शायद उसके पास बचेंगे। ये मैं आज देख रहा था कि शहबाज राना साहब ने इसकी डिटेल में एक ट्वीट की थी, तो आपने उस पर कमेंट भी किया हुआ था और कहा था कि मैं इसको कमेटी में उठाऊंगा। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं मांडवाला साहब? इसको हम एड्रेस करेंगे जी। हम वी डोंट सपोर्ट दीज स्लैब्स एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई कि इसको हम रिड्यूस करें और हम इसको स्टेक होल्डर से मिल के, सैलरीड क्लास से भी मैं मिलना चाहता हूँ, उनसे भी डिस्कस करना चाहता हूँ उनका क्या व्यू है, और किसी तरीके से हम कोई कॉम्प्रोमाइज करें बिटवीन द सैलरीड क्लास एंड द गवर्नमेंट, ताकि हम इसको बेहतर वे में आगे लेके चलें। मानव साहब, हमारे सामने ये पूरे स्लैब्स भी हैं और जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो हम जरा स्क्रीन पे दिखा भी देंगे कि जिसमें 12 लाख से 22 लाख के दरमियान सालाना तनख्वाह जो है उस पर 30,000 प्लस 15% जो है वो ऐड होगा अगर 12 लाख से ऊपर वो तनख्वाह ले रहा है। और ये सारे स्लैब्स इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपके ख्याल में सैलरीड क्लास को इतनी ज्यादा उसके ऊपर टैक्स इंपोज करने की हुकूमत की मजबूरी या वजह क्या थी? मजबूरी की वजह यह है कि हुकूमत की आदत है कि जहां से आराम से टैक्स मिल जाए उसको ज्यादा टैक्स कर दे। ये मैं पिछले 6 साल हो गए मुझे, 6 बजट तो मैं कमेटी में देखता रहा हूं कि जो उनको ऐसी जगह नजर आती है जहां से वो टैक्स लगा के रिकवरी कर सकते हैं, वो चाहते हैं वहां हम टैक्स बढ़ा दें। ये एक अजीब सा एक इशू है दैट द रेवेन्यू अथॉरिटी वांट्स इजी वे आउट। वो काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं, देखते हैं कहां से टैक्स आ रहा है, हाँ यहां से तो हम सोर्स पे टैक्स ले लेंगे, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां टैक्स बढ़ा दें। और इधर ही हमारा इख्तलाफ है और हर साल इनसे इख्तलाफ होता है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि ये सैलरी टैक्स का टैक्स
कोशिश तो हमारी ये होगी कि ये स्लैब्स बिल्कुल ना बढ़ाए जाएं, अगर बढ़ाए जाएं तो उनके बढ़ाए जाएं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं टैक्स बढ़ाना। तो देखें, अभी 1-2 दिन में हमें पता चलेगा, इनकम टैक्स पे अभी हम पहुंचे नहीं है, बट मेरी कोशिश ये होगी कि ये जो स्केल्स हैं, लोअर स्केल्स हैं, इन पे बिल्कुल टैक्स ना बढ़ाया जाए। सर, इसके मुतबादल जैसे कि आपने खुद कहा कि हुकूमत इससे ऐसा करती है कि उसे लगता है कि आसानी से हो जाएगा, भाई इनकी सैलरी तो बैंक से जानी है, काट लेंगे, तो इसका मुतबादल क्या होना चाहिए था? क्योंकि IMF ये तो कहता है कि आप 13 ट्रिलियन इकट्ठे करें, मगर IMF ये नहीं कहता कि कहां कहां से इकट्ठे करें और किस किस को बढ़ के बढ़ाएं। जी, IMF कहते इकट्ठा ही नहीं होता वहां से। IMF कहता है आपका पूरा रिटेल सेक्टर चोरी करता है, आप वहां से रिकवरी कुछ नहीं करते। तो वो तो कहता होता, आपने टीवी पे सुना होगा, शब्बर जैदी साहब कहते हैं एक कराची की मार्केट जो है लाहौर, पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स देती है। तो ये सीरियस इशू तक आप, और आज फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने यही बातें की कि आप अगर 2.4 मिलियन नॉन फाइलर्स हैं, अभी किसी मुल्क में नॉन फाइलर होता ही नहीं, पाकिस्तान में ये नॉन फाइलर एग्जिस्ट करता है, वो जब मर्जी फाइल करता है टैक्स, अपना काम कराता है और फिर निकल जाता है और फिर फाइल ही नहीं करता, जितने सालों तक उसको फिर जरूरत नहीं पड़ती फाइल करने की। ये कौन सी, किस टाइप की टैक्सेशन, क्या सिस्टम है ये? और मैं हर साल इनको कहता हूं ये नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करें, मगर ये नहीं खत्म करते, तो जो मिलता है वो ले लो और इनको कंटिन्यू करने दो। तो ये सारे मसाइल हैं, और बड़े मेरे व्यू में टैक्सेशन इज अ सीरियस इशू इन पाकिस्तान, और जब तक इसको हम प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा। सर, रिटेल सेक्टर को 2.4 मिलियन जी माननीय साहब, ये रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना, ये हम इस पर हमेशा बात करते भी हैं, सुनते भी हैं, हुकूमत के क्या के दावे भी सुनते हैं, लेकिन ये अमली तौर पर इतना मुश्किल या नामुमकिन क्यों हो गया है? क्या मसला क्या है इसमें? बिल चाहिए ना सर, बिल नहीं है। वो जैसे प्रेशर आता है हम पीछे हट जाते हैं, स्ट्राइक हो जाती है, मार्केटें बंद हो जाती हैं, हम पीछे हट जाते हैं। तो यू नीड द विल, यू नीड टू इम्प्लीमेंट, मसले आ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। तो ये जब तक गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड नहीं होगी टैक्स कलेक्शन पे, तब तक ये हम नहीं कर सकते कलेक्ट। सर, आपने उसूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त बात की कि नॉन फाइलर कैटेगरी होनी ही नहीं चाहिए और महज़ब दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप हमारी सोसाइटी में इसको अमली तौर पर मुमकिन होता हुआ देखते हैं सर? क्योंकि अगर एक शख्स जो है वो 30-35 हज़ार रुपए पे किसी के घर में काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर ड्राइवर है, कोई घर में कोई खातून काम करती है, अभी पिछले दिनों तजवीज़ आई थी कि इनकी सिमें बंद कर दें, तो क्या अमली तौर पर यह मुमकिन है कि हमारे जैसे जहां पर शरअ नाखानदगी बहुत ज्यादा है वहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके? वो उनकी बात की थी नॉन फाइलर की। अब जो घरों में लोग काम करते ऐसी टैक्स पेयर नहीं है ना, देयर स्लैब, गाड़ियां खरीदी, जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, जिन्होंने ट्रेवल किया है, मतलब हु कैन अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स, तो उनको क्या मसला है टैक्स फाइल करने में? वो गायब हो जाते हैं, वो सालों गायब रहते हैं, फिर एक दिन आ जाते हैं, कहते हैं जी हम ये चीज ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये आपको गलत रिपोर्टिंग हुई है। सही है। सर, ये बताइए कि ये कैसी तजवीज़ है कि जो नॉन फाइलर है वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा, उस पर पाबंदियां लग रही हैं सिवाय चंद लोगों को एग्जम्पशन देकर? भाई आप मुझे ये बताएं, नॉन फाइलर ट्रैवल करता है, प्रॉपर्टी ओन करता है, बैंक अकाउंट ऑपरेट करता है और वो टैक्स नहीं देता, ये किसी मुल्क में पॉसिबल है? मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में पॉसिबल है। सही है।